वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2023 में जो छात्र छात्राएँ परीक्षाएं देंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप सभी छात्र छात्राएँ इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या करा है कि पिछले 5-6 वर्षों में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके प्रश्नों के हिसाब से मैंने एक मतलब लाइनर तरीके से आपको लिखने का प्रयास किया, अर्थात एक पॉइंट्स बनाने का प्रयास किया है। तो उस हर पॉइंट्स अपने आप में 1 से 2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका तैयार करवाएंगी। तो जिस भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आ रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही। इसके साथ ही साथ जो लिखित परीक्षाएं जिनमें होने वाली है उसके उनको लिए क्या होगा कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में उनको जानकारी प्राप्त होगी, अर्थात पूरे सिलेबस के बारे में एक ही वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे। तो कुल मिलाकर के आप इस वीडियो को देखिए अंत तक। जब आप देख लीजिएगा उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आप पूरे के पूरे सिलेबस से संकलित या पूरे पूरे सिलेबस में अभी तक पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विभिन्न टॉपिक से, उन सभी को एक ही वीडियो में आप पाएंगे। अर्थात और एक रिवीजन के तौर पर जब भी आप अपनी क्लास कर हों या फिर जो कुछ भी पढ़ लिख लिए हों, परीक्षा देने जब जा रहे हों, तब इन सभी वीडियोस को अगर आप देखिएगा तो और ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण लगेगा। ठीक, अभी क्या लगेगा कि एक प्रकार से ये महत्वपूर्ण वीडियो थी इसलिए मैंने पहले डाल दी, क्योंकि जब आपकी परीक्षा आएगी तब तक इसको 4 से 5 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे, एक भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव का नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि लिखित की मैं बात करूँ तो आपको इतना ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, इतनी ज़्यादा जानकारी आपके दिमाग में घूम रही होगी कि आपको लिखने में कोई एक प्रकार से विषय वस्तु की कमी ही महसूस नहीं होने देगी। ठीक, तो एक मॉडल पेपर के तौर पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यानी पिछले 5 वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर के सहित मैंने वन लाइनर में उसको संजोने का प्रयास किया है। तो आइए चर्चा करते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, इंटर पास करके आए हैं, सोशियोलॉजी विषय वस्तु है, उनको यही पढ़ना होगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है, सभी विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं सभी के लिए वैध है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। आप सभी लोग सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिए सभी दोस्तों के पास। चलिए प्रारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और बड़े ही विधिवत तरीके से इसको हम समझाने का प्रयास। और एक बात समझ लीजिए कि इस वीडियो में एक प्रकार से ये रिवीजन के तौर पर आप बड़े ही आसानी से इसको ले सकते हैं। और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने बताई इन सभी चीज़ों को अगर आप लोगों ने 4 से 5 बार देख ली, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी सोशियोलॉजी नहीं जानते हैं, अभी तक आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, आप बीए कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विश्वास मानिए, मैं इस तरीके से आपको इन चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। पहला पॉइंट्स ये है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है उसका श्रेय किसको जाता है। फ्रांस के एक दार्शनिक थे, एक विचारक थे, उनका नाम है अगस्त कॉम्टे, उन्हीं को जाता है। इसीलिए अगस्त कॉम्टे ने चूंकि सबसे पहले क्या किया था, यहीं पर एक बात और समझ लीजिए, अगस्त कॉम्ट वह दार्शनिक था, फ्रांस का निवासी था, जिसने क्या किया था, समाजशास्त्र जो शब्द है यानी सोशियोलॉजी शब्द को दिया था। सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अभी मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी अभी पिछले वर्ष ही 2022 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है एनईपी, और उसी में ही जो है फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ होनी नहीं, सेमेस्टर वाइज प्रक्रिया के तहत जो या सेमेस्टर वाइज पर जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब कि सेमेस्टर वाइज तरीके से या सेमेस्टर वाइज तरीके से आपकी परीक्षाएं हो रही है। तो सर पिछले 5 वर्षों में कैसे पूछे गए, आपका प्रश्न ये होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ते हैं तो मैं कुछ भी बता दूं या कुछ भी कह दूं तो आप उस पर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। तो आपको एक बार थोड़ा सा तार्किक दिमाग से सोचना चाहिए कि सर जी ने 5 वर्ष क्यों लिखा है वहाँ पर। इसलिए लिखा है चूँकि आप देखिएगा, जो पहले बीए फर्स्ट ईयर में आप पेपर 1 पढ़ते थे, बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1, ठीक है, उसी पेपर 1 में एक दो सिलेबस, एक दो चैप्टर को शामिल कर करके आपको रख दिया गया है, ठीक है। तो आप पेपर 1 जो पहले पढ़ते थे तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव में परीक्षाएं बहुत यूनिवर्सिटीज़ की हो रही थी, चूँकि 2018 से क्या हुआ था कि कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने एक प्रकार से उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा करवा रहे थे, तो चूँकि उन सभी में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न इसमें हमने रखे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न ये पूछे ही गए हैं, जितने भी प्रश्न होंगे, ओके। और लगभग हम बहुत सारे लगभग जो है
200 प्रश्न ऐसे होंगे, 200 प्रश्न लगभग होंगे जो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे। ओके, चलिए। तो क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो श्रेय है वो किसको जाता है? फ्रांस के दार्शनिक अगस्त कॉम्ट को जाता है। अगस्त कॉम्ट की बात किया तो 1838 ईस्वी में इन्होंने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम क्या कहा था? सोशियोलॉजी शब्द से नवाजा था। इससे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता था। समाजशास्त्र की अगर बात की जाए तो इसको लेकर के मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी। आप चैप्टर मतलब कि बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, सभी पूरा सिलेबस में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप देख लीजिएगा 2022 वाला ही लेक्चर्स। और 2021 में भी एक चैप्टर हमने पढ़ा दिया सोशियोलॉजी का, उसमें सोशियोलॉजी का अर्थ, परिभाषा, उद्गम और प्रकृति को समझ लिया है। अब आगे और भी हम समझेंगे। ओके, चले। तो अगस्त कॉम्टे की मृत्यु प्रश्न पूछा आता है तो 1857 ईस्वी में अगस्त कॉम्टे की मृत्यु हुई थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, और अगस्त कॉम्टे ने ही समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी कहा था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अर्थात समाजशास्त्र का पिता, समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको? अगस्त कॉम्टे को। ओके, आगे देखिए। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था यूरोप से हुई है। अर्थात अगर समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था की बात की जाए तो यूरोप से शुरू हुई। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था कहाँ से शुरू हुई है? आपको ऑप्शन में देगा यूरोप, आपको ऑप्शन में देगा एशिया, आपको ऑप्शन में देगा अमेरिका, और ऑप्शन आपको देगा डी जो है अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी दे सकता है। तो आप क्या लगाओगे? यूरोप महाद्वीप। ओके, और अब देखेंगे यूरोप में भी कहाँ से। देखिए अगला पॉइंट इसके लिए मैं समझूंगा, सन 1843 ईस्वी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से परिचित करवाया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे पहले आप देखिएगा सोशियोलॉजी किसने कहा, मतलब कि समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी कहने वाले विद्वान अगस्त कॉम्टे ही आते हैं। और उसके बाद में 1843 ईस्वी में समाजशास्त्र शब्द से इन्होंने इंग्लैंड को परिचित करवाया एक बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर। और इससे पहले 1838 ईस्वी में आप देखिएगा, इसके लगभग 5 जो है साल पहले अगस्त कॉम्टे ने इस बात का मेंशन किया था अपनी पुस्तक में। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1914 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जाता है। औपचारिक प्रतिस्थापन मतलब होता है कि एक प्रकार से औपचारिक रूप से, एक प्रकार से इसके विकास में प्रतिस्थापन युग के रूप में लगा। चूंकि 1914 ईस्वी में आप देखिएगा बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सोशियोलॉजी का अध्ययन प्रारंभ होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सर्वप्रथम भारत में कब होता है, तो 1914 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम होता है। आपसे पूछेगा यूपी में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ। ठीक, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस वीडियो को जब आप ईयरफोन या फिर जो भी आप हेडफोन, ब्लूटूथ कुछ भी लगा करके सुनेंगे, तो जब 5 से 6 बार इन चीज़ों को सुन लेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें रट जाएंगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा फ़ोन लगा लीजिए, जेब में रख लिया और आराम से इसको सुन रहे। जिस प्रकार से आप म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते हैं, उसी प्रकार से इस वीडियो को जब आप सुनेंगे विधिवत तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो 1914 से 1947 तक का जो काल, चूंकि 1914 में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है। और इससे पहले 1907 ईस्वी की बात की जाए तो इंग्लैंड की बात की जाए, इंग्लैंड में आप देखिएगा 1907 ईस्वी में एक जो है एक पृथक विषय के रूप में, पृथक समझ रहे हैं, यानी अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है 1907 में इंग्लैंड में। जबकि 1847 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र सबसे परिचित करवाया था। उससे पहले फ्रांस में जो थे अगस्त कॉम्टे, उन्होंने 1838 ईस्वी में परिचित करवा दिया था। ठीक, 1914 मतलब 1907 में जो है इंग्लैंड में क्या होता है, समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। एक पृथक विषय के रूप में 1914 ईस्वी में कहाँ पर भाई, ये भारत में प्रारंभ हो जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से 1876 ईस्वी में अमेरिका में प्रारंभ हो जाता है और 89 ईस्वी में आप देखिएगा फ्रांस में। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गई, मतलब ये चीज़ें मतलब एक पृथक विषय के रूप में, पृथक समझ रहे हैं, पृथक माने होता है अलग विषय के रूप में। ठीक है, तो अलग विषय के रूप में एक विधिवत तरीके से विश्वविद्यालयीय स्तर पर ये प्रारंभ हो चुके समाजशास्त्र का अध्ययन। ठीक, तो क्लियर हो गई, आगे समझते हैं। तो चूंकि और 1947 में क्या हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ। और जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद में एक नई तरीके से पहल आई, शिक्षा नीति आई, और उसके हिसाब से विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को रखने का प्रयास। तो ये प्रतिस्थापन का युग रहा है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक इसका विकास रहा, प्रतिस्थापन रहा। और औपचारिक रूप से, औपचारिक समझ रहे यानी कानूनी तरीके से, एक सिस्टमेटिकल वे में। ओके, चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में सोशियोलॉजी, कोई भी एग्जाम हो, सोशियोलॉजी का प्रश्न पूछा जाए
और मतलब सोशियोलॉजी शब्द प्रश्न आ रहे हों और ये प्रश्न ना रखा जाए, खास करके बीए में। तो सोशियस और लोगास दो शब्दों से मिलकर के बना है समाजशास्त्र। और सोशियस जो शब्द है किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का। ये भी प्रश्न आपसे पूछा आता है कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना सोशियस और लोगास, जिनमें से सोशियस किस भाषा का शब्द है या लोगास किस भाषा का शब्द है। सोशियस लैटिन भाषा का है और लोगास जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगास का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान, अर्थात वह विज्ञान या वह शास्त्र जो कि समाज का अध्ययन करता है उसको हम समाज शास्त्र कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि गिडिंग्स, समनर, वार्ड और ओडम ये सब ऐसे विद्वान हैं जो कि समाज शास्त्र को समाज का अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान समाज को समाज का अध्ययन कहते हैं। ऑप्शन में देगा वार्ड, समनर, गिडिंग्स, और ऑप्शन डी देगा इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इन लोगों ने गिडिंग्स, समनर, वार्ड, ओडम इन सभी के परिभाषाओं को हमने चैप्टर 1 में पढ़ा दिया है। परसों आपकी लाइव क्लास हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, उसी में मैंने विस्तार से समझा दिया। तो आप एक बार जरूर उस क्लास को देख लीजिएगा चैप्टर 1 की, उसमें विधिवत तरीके से हर एक पॉइंट को समझाया गया है। तो ये भी उसी में मैंने बता दिया है। अगला पॉइंट आपका है, देखेंगे सभी लोग। अगला पॉइंट है कि समाज शास्त्र, मतलब उसको मैंने बोर्ड पर पढ़ाया है, वो लेक्चर सब बोर्ड पर चल रहे हैं जो चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। ओके, पॉइंट क्या है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। क्योंकि सामाजिक संबंधों के अगर स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर दिया जाए तो मतलब कि इस पर चूंकि स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देता है सामाजिक संबंध खास करके, तो इसीलिए इस संप्रदाय को हम क्या कहते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका कि मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार क्या होता है, व्यवहार होता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है कि जो है किसकी मान्यता है या फिर किसने सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहारों को बताया, किसने बताया। तो प्रश्न क्या आएगा, मतलब क्या उत्तर क्या होगा, मैक्स वेबर ने। ठीक, तो मैक्स वेबर ने क्या बताया कि सामाजिक क्रियाओं का जो आधार होता है, यानी सामाजिक क्रियाएं व्यवहारों से निकलती हैं। यानी सामाजिक क्रियाओं को के बनने का आधार क्या है, व्यवहारों। सामाजिक व्यवहार जो होते हैं उन्हीं व्यवहारों के बाद में सामाजिक क्रियाएं बनती हैं और सामाजिक क्रियाओं के बाद में सामाजिक संबंध का एक प्रकार से संबंधों में प्रगाढ़ता भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि वान बीज समाजशास्त्री हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं। तो वान बीज ने सामाजिक संबंधों को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का आधार माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि किस विद्वान ने सामाजिक संबंधों को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का आधार माना है। तो उनका नाम है वान बीज। ओके, ऑप्शन नंबर मतलब कि ये वान बीज महोदय, ये ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट्स आपका है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक जो है आपको रिवीजन के तौर पर मैं दे रहा हूँ ये पूरी की पूरी कक्षा। हर एक चैप्टर से आपको यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि परीक्षा में पिछले 5-6 वर्षों में पूछे गए हैं, उसी को हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है कि समाजशास्त्र समाज का ही व्यवस्थित अध्ययन है। क्या है, आपसे पूछेगा कि समाज का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न बनता है, यही प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट आप देखिएगा, C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा सब क्राफ्ट्स मतलब कि सब क्राफ्ट मानने का तर्क दिया है। क्या, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि किस विद्वान ने समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा सब क्राफ्ट मानने का तर्क दिया है। समाजशास्त्र की प्रकृति से बनने वाला प्रश्न है, तो किसने दिया है, C.W. मिल्स महोदय ने। नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसका मतलब क्या है, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच में क्या करना है, समन्वय स्थापित करना। समन्वय मतलब क्या होता है, एक समन्वय माने होता है जैसे कि मान लेते हैं कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपने समन्वय करवा दिया दोनों के बीच में। या फिर 2 पॉइंट आपका है, कोई 2 पॉइंट है, एक 2 पक्ष हैं, तो आपने ना इस पक्ष की करी ना इस पक्ष की करी, आपने निष्पक्ष भाव से कोई चीज़ बताई या कोई चीज़ करी ताकि दोनों का विवाद हो या कोई भी पॉइंट हो वो सुलझ जाए, तो एक प्रकार समन्वय होता है। तो समन्वय स्थापित करना इसी प्रकार से एक सामान्य विज्ञान के रूप में क्या करता है, समाजशास्त्र। या पूछेगा कि कौन सा सामान्य विज्ञान के रूप में, कौन सा सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करता है, तो वो समाजशास्त्र है। ऑब्जेक्टिव में से प्रश्न पूछता है। अगला पॉइंट, सोरोकिन का पूरा नाम क्या है, पेट्रिम सोरोकिन। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और
इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक संबंधों के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो पेट्रिम सोरोकिन का है। ठीक, तो इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अगला पॉइंट है कि इंग्लैंड के समाजशास्त्री हॉब हाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि मतलब समाजशास्त्री मतलब कि इंग्लैंड के समाजशास्त्री हॉब हाउस किस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे? तो समन्वयात्मक संप्रदाय के। ठीक है, आपसे प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन है? तो ये हॉब हाउस हैं। ठीक है, कहाँ के हैं हॉब हाउस? ऐसे प्रश्न समाजशास्त्री हॉब हाउस कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। ओके, ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे। अगला पॉइंट आप देखिएगा, वीरकांत। वीरकांत का विचार, समाजशास्त्री हैं वीरकांत। तो वीरकांत का विचार है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। एक विशिष्ट मतलब होता है एक प्रकार से एक अलग तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक विधिवत तरीके से, एक औपचारिक तरीके से, इसी को कहते हैं विशिष्ट। तो वीरकांत कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। जो मानवीय संबंध के जो तमाम सारे स्वरूप होते हैं अलग अलग, उन स्वरूपों का अध्ययन एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में करना चाहिए। ओके, किसने कहा? वीरकांत ने कहा। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न क्या पूछेगा कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा वीरकांत ने। ओके, अगला पॉइंट, अगस्त काम्त समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान मानते रहे हैं और उन्होंने तो इसे विज्ञानों की संज्ञा भी दी है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन से विद्वान जो है इसको मतलब कि विज्ञान मानते हैं, या अगस्त काम्त समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं, कला मानते हैं? तो क्या बात मानते हैं भाई? विज्ञान मानते हैं। और उन्होंने विज्ञानों की संज्ञा भी दे दी, यानी कि ये विज्ञान ही है। क्योंकि आप देखिएगा समाज उसमें मैंने चैप्टर 1 में ही उसकी प्रकृति को भी स्पष्ट कर दिया है। आप देख लीजिएगा, चूँकि समाजशास्त्र की प्रकृति को बताते हुए मैंने उसको विज्ञान सिद्ध भी किया है। और क्यों विज्ञान नहीं कहा जा सकता पूर्ण रूप से, उसके बारे में भी बताया। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कारण से इसको विज्ञान नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी ये लगभग 70% वैज्ञानिक विषय है सोशियोलॉजी। अगला देखते हैं, वैदिक काल से ही भारत में समाजशास्त्र के विकास की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है, मतलब कि ये पॉइंट देखिए, आपसे पूछा गया कि भारत में समाजशास्त्र के विकास की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी, यानी कहाँ से? तो आपको ऑप्शन में मिलेगा वैदिक काल। तो वैदिक काल से ही समाजों के बारे में हमको जो है जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाती है। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन का कार्य प्रारंभ हुआ दुनिया में? तो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आप देखिएगा ये समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। आप देखिएगा 1876 ईस्वी में, खास करके आप देखिएगा कि एक अलग विषय के रूप में, विशिष्ट विषय के रूप में प्रारंभ हो जाता है। आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आप सभी लोग देखिएगा, अगला पॉइंट है आपके लिए बहुत ही धाकड़ तरीके से हमने तैयार किया। अगला पॉइंट है कि वान बीस एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है। प्रश्न क्या पूछेगा कि सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किसने किया है? तो वान बीस ने किया है। या आपसे प्रश्न ऐसा पूछेगा कि वान बीस ने सामाजिक संबंधों के कितने स्वरूपों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन में मिलेगा आपको 650, वही करेक्ट आंसर होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में कौन कौन आते हैं? तो पेट्रिम सोरोकिन आते हैं, इमाइल दुर्खीम आते हैं, हॉब हाउस आते हैं, गिन्सबर्ग आते हैं, वार्ड आते हैं और मोतवानिए। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे समाजशास्त्री हैं जो कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक रहे हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से एक है, या समर्थकों में कौन कौन शामिल हैं? तो आपको ऑप्शन में पेट्रिम सोरोकिन, दुर्खीम ये सब मिलेंगे, गिन्सबर्ग मिलेंगे, और ऑप्शन डी मिलेगा ऊपर सभी। तो करेक्ट आंसर वही होगा। ओके, के नाम ध्यान रख लीजिएगा, सोरोकिन, दुर्खीम, हाबाउस, गिन्सबर्ग, वार्ड, मोतवानी, ये सब समन्वयात्मक संप्रदाय के सोशियोलॉजी के ये खास करके समाजशास्त्री हैं। आप तो इसका मतलब कि ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट है कि यदि समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन किया जाने लगा तो यह किसी तथ्य या घटना का पूर्णतः अध्ययन नहीं करेगा। बताएं,
ये पॉइंट बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है कि यदि समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन किया जाने लगा तो क्या होगा? यह किसी तथ्य या घटना का पूर्णतः अध्ययन नहीं कर सकेगा अगर हम सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन जो है करना प्रारंभ कर दें। ओके, ये भी पॉइंट बढ़िया है। अगला पॉइंट है कि सामाजिक अभियांत्रिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंकलस ने किया था। इलेक्स इंकलस, पूरा नाम इनका है इलेक्स इंकलस। इन्होंने क्या किया था? सामाजिक अभियांत्रिकी शब्द का प्रयोग किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, एग्जाम में लगातार ऐसा प्रश्न आता दिखाई पड़ा है। तो सामाजिक अभियांत्रिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इलेक्स मतलब कि इंकल्स इंकेलस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट आपका है, तो समाज शास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आपसे पूछेगा कि समाज शास्त्र किसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है? ऑप्शन में मिलेगा समाज व्यवस्था का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य एवं विशिष्ट दोनों ही अध्ययन किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि समाज शास्त्र के विषय के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में ए में मिलेगा आपको ऑप्शन में ए में क्या मिलेगा? सामान्य, और ऑप्शन बी में मिलेगा विशिष्ट, और ऑप्शन सी में मिलेगा ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ओके, आगे पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट कैसे प्रश्न यहाँ से बनता है? अगला पॉइंट क्या है? समाज शास्त्र मानव समाज की आधारभूत विशेषताओं का अध्ययन करता है, ना कि पशु समाज की विशेषताओं का। तो आप देखिएगा कि आपसे पूछेगा कि क्या समाजशास्त्र पशु समाज का अध्ययन करता है, हाँ या नहीं? तो क्या बताएंगे? नहीं करता है। जो समाजशास्त्र है ये केवल मनुष्य के समाजों का अध्ययन करता है, पशुओं के समाजों का अध्ययन नहीं करता है, जबकि पशुओं का भी समाज होता है। ओके, आगे पॉइंट, अगला पॉइंट है समाजशास्त्र समाज का ही व्यवस्थित अध्ययन है। यही बढ़िया प्रश्न है, पॉइंट है, आप देख लीजिए। किसका अध्ययन है? समाज का क्या है? व्यवस्थित अध्ययन करना है। समाज का व्यवस्थित अध्ययन मतलब क्या होता है? कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। क्योंकि व्यवस्थित अध्ययन वही होगा जो कि वैज्ञानिकता पर आधारित होगा। ठीक, सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वान बीज ने माना है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है। ये पॉइंट हमने पहले ही चर्चा कर लिया है। ठीक, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का वास्तविक आधार है। कथन किसका? तो वान बीज का है। अगला पॉइंट देखिएगा, समाज को भली भांति समझने के लिए केरन्स सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन को आवश्यक मानते हैं। किसको मानते हैं? तो आपसे पूछेगा कि समाज को भली भांति समझने के लिए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन को आवश्यक मानते हैं कौन? तो केरेंस महोदय। कौन? केरेंस। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, इमैनुएल दुर्खिम ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है। तो आपसे पूछेगा कि इमैनुएल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में किसके अध्ययन पर विशेष जोर दिया है? तो वो सामाजिक तथ्यों के, ऑप्शन नंबर इसका, यानी सोशल जो फैक्ट्स होते हैं उन पर। अगले पॉइंट देखिएगा, यदि कोई वस्तु विषय या संस्था महत्वपूर्ण है तथा उसका अध्ययन किसी अन्य शास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है तो समाज शास्त्र उसके अध्ययन का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। बिल्कुल ले लेता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि कोई विषय वस्तु संस्था महत्वपूर्ण है और उसका अध्ययन किसी अन्य शास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है तो समाजशास्त्र उसको क्या कर लेता है? अपने आप में उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक, इसमें समाजशास्त्र में सबसे अच्छी बात यही है कि चाहे वो जिस भी विषय का टॉपिक हो, लेकिन अगर उस पर अध्ययन नहीं हो रहा है तो समाजशास्त्र अपने अंदर उसको शामिल कर लेगा और उस पर अध्ययन करेगा। अगला पॉइंट है, सामाजिक संहिताएं में भी सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आती हैं। क्या भाई? सामाजिक संहिताएं जो होती हैं वो भी सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत ही आती हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि सामाजिक संहिताएं किसके नियंत्रण में आती हैं? तो मतलब किसके साधनों के अंतर्गत आती हैं? सामाजिक नियंत्रण के साधनों के। ओके, अगला पॉइंट है, बीर स्टीड भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानने के पक्ष में है। तो ये आपसे पूछेगा कि सॉरी बीरकांत आपसे पूछेगा समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के बनाने के पक्ष में कौन कौन विद्वान थे? तो उसमें से बीरकांत का भी नाम आता है। अगला पॉइंट है, फीचर के अनुसार इन्हें समाजशास्त्री ना कह करके सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक होगा क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया। फीचर ने कहा समाजशास्त्री ना कह करके, मतलब फीचर के अनुसार इन्हें समाजशास्त्री ना कह करके सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक होगा। अगला पॉइंट आप देखिएगा, सामाजिक संगठन के अंतर्गत परिवार आ जाता है, आपका जाति आ जाती है, समाज आ जाता है और तमाम सारे संगठन आते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि सामाजिक संगठन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो परिवार, जाति, समाज, ये सब। ओके, अगला पॉइंट, कार्ल मायनहीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। पहला व्यवस्थित एवं सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कार्ल मायनहीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। कौन कौन से?
व्यवस्थित एवं सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र दूसरा। अगला पॉइंट देखेंगे सभी लोग, सामाजिक जो है गत्यात्मकता के अंतर्गत एक समाज में मौजूद विभिन्न संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी सामाजिक जो गत्यात्मकता होती है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, एक समाज में मौजूद जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं उनके पारस्परिक संबंध जो होते हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है वैयक्तिकता या तटस्थता का अर्थ पक्षपात रहित अध्ययन से होता है, बिल्कुल होता है। अगला पॉइंट है समाजशास्त्र भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा में पुनर्परीक्षा करने में सक्षम होता है, बिल्कुल। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि जब विज्ञानों की भांति ये पुनर्परीक्षा कर सकता है, सिद्धांतों और नियमों की जांच कर सकता है, परीक्षा ले सकता है उसकी, तो ये भौतिक शास्त्र में भी संभव है, रसायन शास्त्र में भी संभव है, लेकिन समाजशास्त्र में भी संभव है, इसीलिए समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहना उचित होता है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्नता ली हुई होती हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। तो ये ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं लगातार। आगे थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आप सभी लोग देखिएगा, देखें चलें। हाँ, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि जॉर्ज सीमेल जो थे, जॉर्ज सीमेल ने समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि समाज को जॉर्ज सीमेल ने समाज के किन व्यक्तियों को मतलब किन व्यक्तियों को समूह माना है। तो ऐसे व्यक्तियों को समूह कहा उन्होंने, जॉर्ज सीमेल ने, जो कि अंतःक्रिया के द्वारा आपस में एक दूसरे से संबंध होते हैं, संबंध रखते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जॉर्ज सीमेल ने समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना है जो, आपसे मिलेगा कि जो अंतःक्रियाओं द्वारा संबंधित होते हैं, ये उत्तर होगा। ओके, और इसी प्रकार से और पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि समाज के लिए प्रमुखता 3 तत्वों का होना आवश्यक है। कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यकता है समाज के लिए? पहला, व्यक्तियों की बहुलता का होना जरूरी है, बिल्कुल। तीसरा, दूसरा सामाजिक संबंधों का होना जरूरी है, और तीसरा सामाजिक अंतःक्रियाओं का होना। क्योंकि व्यक्तियों की बहुलता होगी तभी सामाजिक संबंध बनेंगे, और जब सामाजिक संबंध बनेंगे तो एक जाल क्रिएट होगा संबंधों का, और उसी जाल को समाज कहते हैं चूंकि। और खास करके जब संबंध बनेंगे तो भी अंतरक्रिया भी होगी, अर्थात ये जो है एक दूसरे पर, एक तीनों तत्व जो हैं ये डिपेंडेंट भी हैं। तो आप समाज के लिए मुख्यतः 3 तत्वों का होना आवश्यक, किन तत्वों का होना आवश्यक है? सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का, और व्यक्तियों की बहुलता का, यानी कि ऑप्शन डी लगेगा सभी का। ओके, तो 3 तत्वों का होना आवश्यक है, आप देख लीजिएगा, कि आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला पॉइंट, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। क्या आपसे एग्जाम में प्रश्न देंगे समाज सदैव, और डाट डाट करके छोड़ दिया। ऑप्शन ए में मिलेगा परिवर्तनशील, ऑप्शन बी मिलेगा जटिल, और ऑप्शन सी मिलेगा ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रत्येक समाज में पृथक स्तर की चेतना अवश्य पाई जाती है। पृथक माने होता है जैसे कि प्रत्येक समाज में, अलग अलग समाजों में जो होता है अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग मापदंड होते हैं, हर एक समाज के नियम कायदे सब कुछ अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वही होता है उसकी जो पृथक स्तर, पृथक माने अलग, स्तर माने होता है, समझ ही रहे होंगे ना, कि जो उसका स्तरीकरण है, स्ट्राटिफिकेशन है, वो अलग होता है। ठीक है, हर एक समाजों का। अगला पॉइंट है समाज शब्द का, यानी किसी समाज में ज़्यादा परिवर्तन होता है, किसी समाज में कम, किसी में एक प्रकार से समाजों में आप देखिएगा जो है कई सारी चीज़ें, जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप मान्य है, किसी समाज में नहीं है। जैसे यूरोपीय समाज में एक लड़का एक लड़की साथ में रह सकते हैं, भारत में ऐसा नहीं कर सकते, कि वो एक प्रकार से वैध नहीं माना जाता है सामाजिक दृष्टि से। अगला पॉइंट है समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, समूह के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है, लेकिन व्यक्तियों के समूह के बीच संबंधों के लिए भी किया जाता है। ओके, और व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि सामाजिक संबंध को स्थापित करता हो। ठीक, अगला पॉइंट है मैकाइबर और पेज ने कहा कि समाज वस्तुतः रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह तथा उनके विभागों या विभाजनों, मानव व्यवहारों पर नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था ही समाज कहलाती है, वस्तुतः यह संबंधों का जाल होता है। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न इतना ही पूछता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, किसने कहा है? तो मैकाइबर पेज ने कहा है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, मैकाइबर एवं पेज के शब्दों में बताइए, मैकाइबर और पेज के शब्दों में समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है।
आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकाइवर और पेज का है। अगला प्रश्न है कि समुदाय का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न मतलब पूछता है कि समुदाय का क्या होना चाहिए, मतलब कि क्या होना आवश्यक है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों का, या निश्चित उद्देश्य का, निश्चित पूर्ति का। इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न मिलेगा ऑप्शन में। तो समुदाय का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि एक सीमा होनी चाहिए जिसमें वो निवास कर रहे हों। अगला पॉइंट है, कार्ल मैनहीम ने कहा है कि समुदाय व्यक्तियों का वह क्षेत्र है जो एक जगह रहते हों तथा समान भावना रखते हो। यानी ऐसा मनुष्यों का समुदाय या ऐसा व्यक्तियों का क्षेत्र, मतलब कि संगठन या समुदाय जो कि क्या करते हो, एक ही जगह पर रहते हों और अपने समस्त जीवन की जो इच्छाएं हैं, यानी सामान्य जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो उसी स्थान पर बैठे रहते हैं और समान भावना रखते हैं आपस में। अगला पॉइंट, समुदाय के दो आधार हैं, कौन कौन से? एक तो स्थानीय आधार और एक सामुदायिक भावना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा समुदाय कितने आधार है? तो दो आधार है, पहला स्थानीय क्षेत्र, दूसरा सामुदायिक भावना। नेक्स्ट पॉइंट, एक समुदाय सदा एक प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित होता है। पॉइंट क्या है? एक समुदाय जो होता है वो हमेशा एक प्रादेशिक क्षेत्र में क्या होता है? स्थित होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी बिना एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय स्थित ही नहीं हो सकता है, बिना निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वो रहे निश्चित ही नहीं हो सकता। यानी कहाँ पर रहेगा तो उसकी एक फिक्स होता है कि कहाँ से कहाँ तक। अगला पॉइंट है, अधिकांश समुदाय सुनिश्चित रूप से बसे हुए और अपनी स्थानीय भूमि की दशाओं से सुदृढ़ सूत्र में बंधे हुए थे। बिल्कुल ठीक बात है। अगला पॉइंट है, समुदाय शब्द का प्रयोग हम किसी नई बस्ती, एक गांव, एक शहर, एक कबीला अथवा एक राष्ट्र के लिए भी करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि समुदाय का मतलब एक जो है कबीला ही होता है, कोई नई बस्ती भी हो सकती है, कोई एक गांव भी हो सकता है, कोई एक शहर, एक कबीला भी हो सकता है, एक राष्ट्र भी हो सकता है समुदाय। ओके, अगला पॉइंट, बस सामुदायिक भावना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये सब होना चाहिए। अगला पॉइंट है, एक समुदाय के अंतर्गत अनेक संघ हो सकते हैं, कई सारे संघ हो सकते हैं एक समुदाय के अंतर्गत। व्यक्ति भी अनेक संघों का सदस्य हो सकता है। बिल्कुल, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, ऐसे पड़ोस को समुदाय नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें एक साथ संबंधित होने की भावना नहीं होती है, अर्थात उसमें सामुदायिक भावना का अभाव होता है। तो पास मतलब कि पड़ोस को समुदाय नहीं कह सकते हैं हम, कहते नहीं पड़ोस, तो पड़ोस को हम समुदाय इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनके उद्देश्य अलग होते हैं, हमारे उद्देश्य अलग होते हैं। और वो एक प्रकार से क्या होता है कि सामुदायिक भावना उसमें कमी होती है सामुदायिक भावना की, और इसीलिए खास करके उसको हम समुदाय नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, अपेक्षाकृत छोटे समुदाय में हमें जीवन के निकटतर एवं घनिष्ठ संतुष्टियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? अपेक्षाकृत छोटे समुदाय में हमें जीवन के निकटतम और घनिष्ठ संतुष्टियां, मतलब कि छोटा कोई समुदाय है उसमें प्रत्येक व्यक्तियों की सारी बातों को सुना जाता है और सभी के लिए टाइम ही मिल पाता है। अगला पॉइंट है, समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर के करते हैं। इस दुर्गा पूजा समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर के करे हैं और करने के बाद में क्या होता है, और चूंकि जो है इसमें व्यक्ति मूर्त होते हैं, मूर्त प्राणी है, तो इस प्रकार समिति भी एक मूर्त संगठन है। समिति एक मूर्त संगठन है। खासकर समुदाय की बात की, समुदाय एक अमूर्त प्रक्रिया है। इसके अलावा समाज भी एक अमूर्त प्रक्रिया है। ठीक, ये बात है। समूह एक मूर्त प्रक्रिया है, ये चीज़ें जान लीजिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि समिति क्या है, तो समिति एक मूर्त संगठन है। क्योंकि समिति क्या बनती है, दुर्गा पूजा की समिति का एक संगठन बना, सभी लोगों ने उस पर काम किया, तो एक प्रकार से और निश्चित उद्देश्य पूर्ति हो गई। जब उसकी निश्चित उद्देश्य की, तो वो एक प्रकार से क्या हो गया, और एक प्रकार से वो समिति भंग हो जाती है। यानी समिति कुछ दिनों के लिए निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है और उसके अंदर भंग भी कर दी जाती है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट समझेंगे समिति चैप्टर से, समिति के बारे में। तो समिति क्या है, एक विचार पूर्वक स्थापित किया गया एक संगठन होता है। यानी पहले विचार होता है कि हमको कैसे कैसे क्या करना है और क्या किस लिए हम समिति बना रहे हैं। समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जबकि समुदाय का सामान्य उद्देश्य होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो समुदाय जो होता है वो एक योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता, समुदाय का विकास अपने आप, जन्म अपने आप होता है। जबकि समिति का एक प्रकार से विकास जो होता है, विकास क्या है, ये समिति जानबूझकर बनाई जाती है फिर भंग कर देती है निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के बाद में। तो ध्यान रखिएगा बात। अगला पॉइंट है, प्रत्येक समिति एक निश्चित संगठन होता है, पहले से ही तय। अगला पॉइंट है, किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना यह व्यक्ति की स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। जबकि समुदाय में क्या होता है कि समुदाय में अगर आपको समुदाय का सदस्य बनना तो उसके लिए जन्मजात सदस्यता आवश्यक होती है, जाति जिस प्रकार से जाति में होता है। यानी समुदाय में क्या होता है, उसमें शामिल होने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और खासकर जाति में तो और ज़्यादा।
अगला पॉइंट है समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। कैसी होती है? समिति के सदस्यों के बीच में पाए जाने संबंधों की प्रकृति होती है, वो प्रकृति माने नेचर, वो औपचारिक होता है, अर्थात एक प्रकार से एक सिस्टमेटिक होता है कि हाँ तुम ये हो, इतने दिनों के लिए तुम ही सब ये हो, और समुदाय में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, मैंने औपचारिक नहीं अनौपचारिक संबंधों में होता है। ओके, अगला पॉइंट है यानी कि इसमें क्या होता है कि लोग अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए जुड़े हुए होते हैं या फिर किसी कार्य के लिए जुड़े हुए होते हैं। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं होती है, यानी समिति साध्य नहीं है, समिति साधन होती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, समिति मूर्त होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है। अगला पॉइंट है कि समिति और हित या उद्देश्य के बीच गहरा संबंध होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि समिति और किसके बीच में गहरा संबंध होता है, तो हित के बीच में, उद्देश्य के बीच में। अगला पॉइंट है चूंकि समिति जो होती है वो बिना उद्देश्य के बनाई ही नहीं जा सकती, जैसे दुर्गा पूजा करवानी ही थी तभी समिति का निर्माण किया गया होगा। अगला पॉइंट है समिति का निर्माण का आधार व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार के हित से है। समिति के निर्माण का आधार यानी समिति तमाम प्रकार के जो है निर्माण के कई सारे आधार हो सकते हैं, तमाम प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है, भंग किया जाता है। अगला पॉइंट, जब उनके निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी तब समितियां भंग हो जाएंगी। अगला पॉइंट है प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम, उपनियम आदि ये सब भी होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को निर्देशित एवं नियमित किया जाता है। यानी कुछ निर्देश होते हैं समिति के कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, यानी एक निर्देश होता है। एक निर्देश के साथ ही साथ क्या होता है, एक नियम होता है कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, प्रत्येक संस्था के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। अब बात की है संस्था की, तो संस्था जो होती है ये एक निश्चित उद्देश्य इस संस्था का होता है, और उद्देश्य चूंकि आप देखेंगे कि प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। ओके, यानी मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके संस्था का भी निर्माण होता है। जैसे विद्यालय एक संस्था है। अगला पॉइंट है प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है। ओके, तो संस्था का एक प्रतीक होता है जो कैसा होता है, तो भौतिक या अभौतिक हो सकता है। अगला पॉइंट है प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक या अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। अगला पॉइंट है हैमिल्टन संस्था को प्रामाणिक सामाजिक रीति रिवाज का एक अच्छा गुण कहते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक अच्छा गुण गुच्छा किसने कहा है, तो हैमिल्टन ने कहा है। अगला पॉइंट, अमेरिकन समाजशास्त्री समनर, ग्राह समनर ने संस्था के उद्विकास को प्रकट किया। तो आपसे पूछेगा कि संस्था के उद्विकास को किसने प्रकट किया, तो जो है ग्राह समनर ने, यानी समनर ने, अमेरिका के निवासी थे, अमेरिका के समाजशास्त्री हैं ग्राह समनर। अगला पॉइंट, प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर के ही होता है, बिना मानवीय आवश्यकता से संस्थाओं का निर्माण नहीं होता। जैसे कि विद्यालय बना तो संस्था इसलिए बनी क्योंकि क्या हो सके, जो है मानवीय आवश्यकता, यानी मानवीय आवश्यकता यानी शिक्षा की जो आवश्यकता उसकी पूर्ति हो सके। अगला पॉइंट है संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से क्या करती है, दूसरी पीढ़ी तो को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं ये संस्थाएं क्या करती हैं, जो है कहीं ना कहीं पे क्या करती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का माध्यम होती हैं, ताकि हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं वो लोग भी जान सके कि पहले आज के ज़माने में क्या हुआ करता था। अगला पॉइंट है समूहों के माध्यम से व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसके माध्यम से, समूहों के माध्यम से। समूह क्या होता है, समूह के बारे में समझ रहे हैं, व्यक्तियों का संगठन होता है समूह। ओके, अगला पॉइंट है सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह होता है जिसके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस पे लगी हुई भीड़ को हम एक समूह कह सकते हैं या ट्रेन पर लगी भीड़ को हम एक समूह कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। समूह उसी को कहते हैं जो कि क्या होता है, समूह किसको कहते हैं, समूह उसको कहते हैं जो कि एक प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का संग्रह हो जिसमें सभी लोग एक दूसरे को जानते हो। अगला पॉइंट है प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण से ही होता है, यानी समूहों को भी बिना उद्देश्य के नहीं बनाया जाता है, यानी बिना उद्देश्य के समूह का निर्माण या समिति का निर्माण, संस्था का निर्माण नहीं होता है। अगला पॉइंट है किसी भी समूह की संस्थापना किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं, और संस्था जो होती है वो अमूर्त होती है। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि का हित सम्मान हो। ठीक है, बढ़िया बात है।
यानी किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होती है जो व्यक्ति समाज में उच्च स्थान प्राप्त करे हों, जिनकी रुचि हो। ठीक। अगला पॉइंट है, बाह्य समूह में के काल्पनिक एवं वास्तविक खतरे से अंतः समूह में एकता एवं सुदृढ़ता बढ़ती है। बाह्य समूह के काल्पनिक एवं वास्तविक खतरे से क्या होता है, अंतः समूह की में एकता जो होती है और सुदृढ़ता बढ़ती है। तो आपसे पूछे क्या बढ़ती है, अंतः समूह में काल्पनिक और वास्तविक खतरे से एकता और सुदृढ़ता बढ़ती है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, मधुमक्खियों चींटियों में भी सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। बिल्कुल। तो आपसे पूछता है एग्जाम में कि क्या मधुमक्खियों और चींटियों में भी सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। अगला पॉइंट, प्रोफेसर डेविस ने पशु समाज की सामाजिक व्यवस्था को जैविकीय सामाजिक नाम से पुकारा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि पशु समाज की सामाजिक व्यवस्था को जैविक वर्गीय मतलब कि जैविक सामाजिक नाम से किसने पुकारा? तो प्रोफेसर डेविस ने पुकारा। अगला पॉइंट है, स्तन जो है आधारी समाजों में सामाजिक व्यवहार पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, मानव और पशु समाज में भाषा और प्रतीकों का विशिष्ट अंतर पाया जाता है। किसका किसका भाई? मानव और पशु समाज में क्या होता है, भाषा और जो प्रतीक होते हैं इन दोनों का क्या होता है, कई अंतर आपको दिखाई पड़ेगा मनुष्य समाज में और पशु के समाज में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, चले अगला पॉइंट हम समझते हैं भाई, सभी लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट है कि विवाह, विवाह चैप्टर से रिलेटेड है अब थोड़ा सा। ओके, अगला पॉइंट है कि विवाह वह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो न केवल परिवार का निर्माण करती। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पहले प्रश्न नहीं बनेगा, विवाह क्या है, संस्था है, समिति है या फिर संगठन क्या है? तो विवाह एक संस्था है। तो विवाह एक ऐसी या सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो न केवल परिवार का निर्माण करती है बल्कि जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में एक विशेष सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है। ये विवाह की परिभाषा है। ओके, इसके अलावा अगला पॉइंट है कि विवाह सर्वव्यापी संस्था होती है लेकिन विभिन्न समाजों में इसका जो रूप होता है वो अलग अलग होता है। जनजातीय समूहों में विवाह का प्रतिरूप अलग होता है। आप देखेंगे ब्रिटेन में अलग तरीके से शादियां होती हैं, भारत में अलग तरीके से, यानी और हर मतलब उसमें धर्म के हिसाब से शादियां होती हैं। हिंदू धर्म में अलग व्यवस्था है, मुस्लिम धर्म में अलग व्यवस्था है, ईसाइयों की शादियाँ अलग होती हैं, सिखों की शादी अलग तरीके से, इस प्रकार से। तो इसका कारण है कि विवाह एक संस्था ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था भी है। तो विवाह एक क्या है, सांस्कृतिक संस्था भी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, यौन इच्छाओं की संतुष्टि ने ही विवाह, परिवार ये तथा नातेदारी को जन्म दिया है। यानी जब क्या हुआ कि मनुष्यों को ये लगा कि यौन जो इच्छाएं होती हैं उनकी, यानी सेक्स की इच्छा जो होती है, इसी के कारण से क्या हुआ, इसी को संतुष्टि देने के लिए लोगों ने विवाह करना प्रारंभ किया। और जब विवाह हुआ होगा उसके बाद में फिर परिवारों का निर्माण हुआ और परिवार जब बने तो परिवारों से फिर नातेदारी के बारे में जो है लोगों ने सोचा। नातेदारी मतलब समझ, रिश्तेदारी। क्योंकि विवाह जब आप करेंगे किसी दूर दराज एरिया में करेंगे तो नातेदारी ऑटोमेटिक बनेगी। ठीक है, विवाह के द्वारा परिवार भी बनेगा। अर्थात विवाह एक ऐसी संस्था है जो कि परिवार को जन्म देती है, इसके अलावा नातेदारी को भी जन्म देती है। अगला पॉइंट, एक विवाह प्रत्येक समाज में विवाह का सबसे अच्छा नियम माना जाता है और ऐसे विवाहों के द्वारा संगठित परिवार भी सबसे उत्तम कोटि के रखे जाते हैं। तो ये वेस्टरमार्क कथन भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जाम में प्रश्न ये इससे बन सकता है कि एक विवाह मतलब कि कौन सा विवाह समाज में विवाह का सबसे अच्छा नियम माना जाता है? तो एक विवाह नियम। ठीक है, एक विवाह मतलब क्या होता है? एक विवाह मतलब कि एक विवाह ही करो, कई विवाह नहीं, एक विवाह। ठीक, एक विवाह ही विवाह मतलब कि एक ही पत्नी एक ही पति, जब वो ना रहे तब दूसरा विवाह आप कर सकते हो, वैसे एक ही विवाह ज़्यादा बेटर है। ठीक, पहले दो दो विवाह होते थे, तीन तीन शादियां कर लेते थे लोग, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, बोगाडर्स महोदय कहते हैं कि विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। यानी विवाह स्त्री पुरुष, उससे पहले परिवार में कोई दूसरा, वो स्त्री और वो पुरुष बिना विवाह किए हुए एक साथ नहीं रह सकते हैं। अर्थात पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना एक लड़के और एक लड़की को, तो उससे पहले विवाह जो संस्था है, विवाह प्रक्रिया है, उसके द्वारा उसको गुजरना पड़ेगा। विवाह एक संस्कार होता है, क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजो सुदर्शनम। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बोगाडर्स महोदय का कथन, आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि विवाह स्त्री पुरुष में पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है, किसने कहा था? तो बोगाडर्स ने कहा था। हिंदू विवाह एक संस्कार है, आपसे प्रश्न पूछेगा हिंदू विवाह है एक, तो क्या है? एक संस्कार है। ठीक, ये बात ध्यान है, ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, WHR रिवर्स के अनुसार जिन साधनों के द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है, यानी कि जो सेक्स रिलेशनशिप होती है उसको आगे बढ़ाता है या नियमन करता है उसका,
उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। ये WHR रिवर्स महोदय ने कहा, और बिल्कुल ठीक परिभाषा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब भी ये परिभाषा पूछी जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो है WHR रिवर्स। क्या कहा कि जिन साधनों के द्वारा, यानी ऐसा साधन जिसके द्वारा मानव समाज क्या करता है, अपनी जो यौन संबंध होते हैं उनका नियमन करता है, उसको बनाए रखता है, उन्हें विवाह की संज्ञा हम दे सकते हैं। तो ये कथन किसका है, WHR रिवर्स का। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। अगला पॉइंट है, विवाह के सभी स्वरूपों में एक विवाह सबसे अधिक न्यायपूर्ण ही नहीं है, बल्कि इसमें स्त्री पुरुष के पारस्परिक अधिकार भी सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं। क्योंकि एक महिला और एक पुरुष, इन दोनों एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे, आश्रित रहेंगे, तो प्यार भी ठीक रहेगा। अगर 2 शादियां मान लेते हैं पुरुष ने कर लिया, तो स्त्रियों की दुर्दशा होती है, उसमें क्या होता है, आधा आधा प्यार बढ़ जाएगा दोनों में, ठीक है। उसमें क्या होगा, झगड़ा लड़ाई भी होती है, आप देखते हैं, ठीक। ये तमाम प्रकार की चीजें हो सकती है। यानी एक विवाह जो होता है, विवाह का सबसे अच्छा प्रतिरूप माना जाता है। अगला पॉइंट है, बहुपत्नी विवाह वह प्रथा है जिसके अनुसार एक पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहने पर भी अन्य स्त्रियों से विवाह कर, मतलब संबंध स्थापित कर सकता है। बहुपत्नी विवाह क्या होता है, समझ रहे हैं ना, यानी कि जिसकी बहुत पत्नी हो। बहुत पत्नी मतलब कि 2-3 पत्नियां हुए, 2-3 जो है मेहरारू रखने का एक प्रकार जो रखे उसी को, यानी कि एक विवाह किया, फिर दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, तो बहुपत्नी विवाह। इसी प्रकार से बहुपद विवाह भी होता है, ठीक है। बहुपद विवाह यानी इसमें एक ही महिला के कई पति होते हैं, ठीक। तो ये कैसे होता है, जैसे कि आप देखिएगा बहुपत्नी विवाह होता है। बहुपत्नी मतलब है कि एक ही पुरुष के कई सारी स्त्रियां हो, कई सारी जो है उसकी जो है पत्नियां हो, तो वो होता है बहुपत्नी विवाह। और जब बहुत सारे पति होते हैं एक स्त्री के, तो बहुपत्नी मतलब कि बहुपद विवाह होता है। बहुपद विवाह में जैसे कि एक होता है भ्रातृक बहुपद विवाह, एक होता है अभ्रातृक बहुपद विवाह। भ्रातृक बहुपद विवाह आप देखिएगा जो पांचाली द्रौपदी में हुआ था, यानी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी लोगों की पत्नी थी कौन, द्रौपदी। तो उसी प्रकार से वो लोग अपनी परंपरा का मानते, कुछ जनजाति के लोग हैं ऐसे, ठीक। तो ये चीज। अगला पॉइंट है, मुसलमानों में अभी तक बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है तथा उनके कानूनों में भी एक पुरुष को एक साथ 4 पत्नियां रखने का अधिकार फिर दिया गया। यानी कि उनके कानून मतलब कि जो उनका कानून है, यानी जो शरीयत कानून है या फिर जो उनका पर्सनल कानून है, ठीक है, वो ये अधिकार देता है कि वो 4 पत्नियां एक साथ रख सकते हैं। मुस्लिम धर्म में ऐसी बातें बताई गई हैं, ठीक है। एक साथ कितनी पत्नियां, 4 पत्नियां रख सकते हैं, ओके। अगला पॉइंट, तो ये स्त्रियों की दुर्दशा ही तो है एक प्रकार से। स्त्रियों का प्रेम बढ़ गया, ठीक है, वैमनस्य फैलेगा, झगड़ा होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी, कई चीजें इसमें दिक्कत है। एक विवाह, एक पत्नी विवाह ज़्यादा बेटर, सबसे बेटर है वही। अगला पॉइंट है, मर्डॉक ने 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि जो है समाजों मतलब 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर विवाह को के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किसने किया, मर्डॉक ने किया। वो 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं, या पूछेगा कि मर्डॉक ने 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर विवाह के कितने उद्देश्य बताए, तो 3 उद्देश्य बताए। कौन कौन से, पहला यौन संतुष्टि, यानी कि जो है सेक्स की जो पूर्ति होती है, यानी कि सेक्स की जो इच्छाएं होती है उसको ख़त्म करने के लिए विवाह किया जाता है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग, मतलब होता है कि इकोनॉमिकल सहयोग मिलता है। जब एक प्रकार से स्त्री पुरुष दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे तो एक प्रकार से वो और अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। क्योंकि जब आप देखिए जिम्मेदारी थोड़ा सा बढ़ जाती है लोगों की, उससे पहले जो बालक होते हैं खास करके गैर जिम्मेदार होते हैं, लेकिन शादी होने के बाद में उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है कि हाँ उसके ऊपर आश्रित है, एक कन्या आई है जो बाहर से, वो, ठीक। तो एक प्रकार से आर्थिक सहयोग भी होता है विवाह के द्वारा। इसके अलावा संतानों का समाजीकरण और लालन पालन भी विवाह मतलब कि विवाह के द्वारा हो सकता है, ठीक। तो समाजीकरण मतलब क्या होता है, सोशल मतलब कि समाजीकरण मतलब क्या होता है, समाजीकरण को अंग्रेजी में सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी बच्चे का जो समाजीकरण होता है, जो बच्चा सीखता है सामाजिक माप, सामाजिक मूल मतलब कि मापदंड, सामाजिक मूल्य, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, इन सभी को बच्चा घर में रह करके ही सीखता है, विवाह के उपरांत ही। लालन पालन भी करने में मदद मिलती है विवाह के द्वारा ही। अगला पॉइंट है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार एक परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह होता है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार की परिभाषा को देते हुए मैकाइवर और पेज ने कहा कि एक परिवार क्या होता है, पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह होता है जो बच्चों के जनन यानी कि बच्चों को पैदा करने और उनका लालन पालन करने की एक व्यवस्था करता है, परिवार जो होता है। ये परिभाषा किसने दी है, मैकाइवर पेज ने, ऑब्जेक्टिव में बन सकती है।
अगला पॉइंट लूसी मियर, ये समाजशास्त्री, इन्होंने क्या परिभाषा दी भाई परिवार की। इन्होंने कहा कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान क्या होती हैं, साथ साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप से दंपति और उसकी संतान, दंपति मानते होता है पति पत्नी, और संतान माने उसकी संतान जो होती है, यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं एक परिवार का निर्माण करते हैं, लूसी मियर ने कहा। अगला पॉइंट देखेंगे, एक सामाजिक तथ्य के रूप में परिवार एक समिति भी है और एक संस्था भी है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि परिवार क्या है, मतलब तो ऑप्शन में मिलेगा समिति, और ऑप्शन में मिलेगा आपको संस्था भी। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी में मिलेगा ए और बी दोनों, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। अगला पॉइंट परिवार, प्रश्न क्या है, अगला पॉइंट है कि परिवार को एक प्राथमिक समूह के रूप में स्वीकार किया था। तो आपसे पूछेगा परिवार को किस समूह के रूप में स्वीकार किया था, प्राथमिक समूह या द्वितीयक, तो प्राथमिक समूह है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आप समझेंगे सभी लोग, पितृसत्तात्मक परिवारों की स्थिति 18वीं शताब्दी के अंत तक विशुद्ध रूप से बनी रही, यानी कि एकदम से अच्छे तरीके से जो पितृसत्तात्मक परिवार है, मतलब कि जो पिता, जिसमें ऐसा परिवार जिसमें पिता प्रधान होते हैं, यानी जो घर का मुखिया होता है पिताजी होते हैं। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी तक आप देखिएगा आते थे बहुत अच्छे तरीके से। उसमें महिलाओं का एक प्रकार से बोलबाला नहीं था, महिलाएं घर नहीं चलाती थी, केवल पुरुष ही चलाते थे उसमें जो पिताजी होते थे। अगला पॉइंट है माता जी नहीं चलाती थी। अब क्या समाज में क्या है कि माता भी पिता भी दोनों लोग मिल करके करते हैं। अगला पॉइंट है वेस्टरमार्क के अनुसार यौन साम्यवाद, समूह विवाह अथवा बहुविवाह के आधार पर परिवार के विवाह को स्पष्ट करने का तीव्र विरोध किया जाता है। आरंभिक परिवार एक विवाही ही थे और आज भी उसी के रूप में विद्यमान है। कथन किसका है, तो ये वेस्टरमार्क ने कहा था, यानी वेस्टरमार्क ने क्या कहा था कि क्या एक विवाह सब विवाह का सबसे उत्तम सबसे अच्छा विवाह माना था, एक विवाह रूप उसका। अगला पॉइंट है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है। लगभग इन्हीं से मिलते जुलते परिवारों को संसार के दूसरे भागों में विस्तृत परिवार कहा जाता है। भारत में अभी भी देखिएगा बहुत बड़े बड़े परिवार आपको मिलते हैं, संयुक्त परिवार मिलते हैं। यहाँ पर भारत में अगर बंटवारा होता तो बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग कि हाँ इन्होंने मतलब बंटवारा कर लिया, अपने भाई से अलग हो गए, बहुत एक प्रकार से हीन भावना से देखा जाता है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, सभी लोग एक प्रकार से जैसे पति पत्नी हुए तुरंत जो है अलग अपना हो गए, माता पिता साथ में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं तो अपना, उसके बाद में सब जब माता पिता जब तक है तब तक सभी लोग एक में रहेंगे या अलग हो जाएंगे तुरंत। इसी प्रकार से भारत में भी हो रहे हैं। ठीक, तो विदेशियों का सीख रहे हैं लोग, ज्वाइंट फैमिली का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। अगला प्रश्न है पितृसत्तात्मक परिवार पुरुष प्रधान होते हैं। इसमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष के सदस्य के हाथ में निहित होती, जिसमें परिवार का कर्ता मतलब कहा जाता है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले समझाया, यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार जो होता है उसमें पिता प्रधान होता है। पिता मतलब क्या होता है, पुरुष है पिता, चूंकि पुरुष ही होता है पिता। ठीक है, और माता क्या होती है, महिला होती है। तो मातृसत्तात्मक परिवारों में माता प्रधान होती है, महिला प्रधान होती है, और पितृसत्तात्मक परिवार में पिता अर्थात पुरुष प्रधान होता है। अगला पॉइंट है कि पितृसत्तात्मक परिवार पुरुष प्रधान होते, तो पॉइंट हो ही गया। अगला पॉइंट है कि भारत में परिवारों का एक अनोखा रूप बहुपति विवाह मतलब बहुपत विवाही परिवारों के रूप में देखने को मिलता है। इसका निर्माण एक स्त्री के द्वारा एक साथ अनेक पुरुषों से विवाह करने से होता है। इसमें क्या होता है कि एक स्त्री या तो अपने घर पे रहती है और वहाँ पर सभी लोग जो है क्या होते हैं, पुरुष जो होते बारी बारी से आते रहते हैं। ठीक, या तो क्या होता है कि सभी पुरुष मिल करके एक जगह पर उसका घर बना देते हैं, वहीं पर वो रहती है और उनके बच्चे रहते हैं और पुरुष आते रहते हैं अलग अलग से। ठीक है, ये होता है। तो इसमें भी ये होता है अभ्रातृ बहुविवाह विवाह में। और भ्रातृ बहुविवाह विवाह में क्या होता है कि जैसे कि बड़े भाई के साथ अगर शादी हो गई और उसके बाद में जो और छोटे भाई हैं वो सभी ऑलरेडी उसके पति हो जाते हैं। ठीक, ये व्यवस्था। अगला पॉइंट, तो भारत में ही ऐसे परिवारों को आप जनजातियों में देख सकते हैं। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष में माता और पिता बनने की मूल प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल प्रवृत्ति होती है प्रत्येक माता और पिता में, प्रत्येक स्त्री और पुरुष में। ठीक है, वो माता बन सकती है स्त्री और पिता पुरुष बन मतलब पुरुष पिता बन सकता है। अगला पॉइंट है परिवार उन नियमों का निर्माण करता है जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वंशानुगत संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो परिवार उन नियमों का क्या करता है, निर्माण करता है। अगर आप परिवार से नहीं हो तो आपको एक प्रकार से खेत में हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा। आज कैसे किस प्रकार से उत्तराधिकार का अधिनियम इसी पर तो होता है कि आप उनके लड़के हो तो आपको उनकी हिस्सा, यानी कि जब आपके पिताजी की या फिर आपके जो घर के आपके दादाजी की या किसी की मृत्यु होगी तो उनके आपके पिताजी के नाम पर खेत पात होगा जो भी होगा, उसके अंदर पिताजी अब आपके नहीं रहेंगे तो आपके नाम पर होगा, जब आप नहीं रहोगे तो आपके बच्चे के नाम होगा, इसी प्रकार से होगा। ओके,
अगला पॉइंट आप समझिएगा, संतान उत्पत्ति की व्यवस्था करना परिवार का दूसरा प्रमुख कार्य है। क्या? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि विवाह मतलब परिवार का क्या कार्य है दूसरा, तो संतान उत्पत्ति करना, बच्चे पैदा करना। अगला पॉइंट है, धर्म शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? संस्कृत भाषा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, धर्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो संस्कृत भाषा के जो है धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? धारण करना। धृ धातु का अर्थ क्या होता है? धारण करना। अर्थात सभी जीवों के प्रति धारण करने को ही धर्म कहते हैं। सभी जीवों के प्रति क्या होता है? धारण करने को। सभी जीवों के प्रति चाहे दया भाव की बात की जाए, चाहे जिसकी प्रकार की, धर्म उसी को कहते हैं। धर्म मतलब होता है धारण करना। अगला पॉइंट देखेंगे, हाबेल महोदय कहते हैं कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। ये हाबेल महोदय की परिभाषा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जरूर पूछता है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित होता है, जिसमें क्या होता है? आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। अगला पॉइंट है, धर्म मानव का अलौकिक जगत से संबंध जोड़ता है। इसका संबंध मानव की भावनाओं, मानव की श्रद्धा, मानव की भक्ति से होता है। धर्म जो होता है आदिम एवं आधुनिक सभी समाजों में पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि क्या धर्म आदिम और आधुनिक समाजों में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, धर्म की उत्पत्ति के बारे में अनेक सिद्धांत पाए जाते हैं, जिनमें आत्मावाद और जीववाद, जीवित सत्तावाद या मानववाद, प्रकृतिवाद या सामाजिक सिद्धांत, ये सभी प्रमुख हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। आत्मवाद या जीववाद जिसको कहते हैं, जीवित सत्तावाद या मानववाद जिसको कहते हैं, प्रकृतिवाद या सामाजिक सिद्धांत जिसको कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, दुर्खीम महोदय जो है, प्रश्न है कि दुर्खीम इन्होंने क्या कहा था? स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमान्वित समाज है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि स्वर्ग का समाज एक जो है महिमान्वित समाज है। ये कथन किसका? दुर्खीम का है। अगला प्रश्न, दुर्खीम ने अपने विचारों के संदर्भ मतलब समर्थन में ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का उदाहरण दिया है। तो आपसे पूछेगा कि दुर्खीम ने अपने विचारों के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया की किस जनजाति पर रिसर्च किया, किस जनजाति पर एक प्रकार से विचार किया? तो अरुंटा जनजाति। अगला पॉइंट है कि टायलर के अनुसार आत्मा में विश्वास और उनकी पूजा में मतलब कि आत्मा में विश्वास और उनकी पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। ये टायलर महोदय का है, आत्मवाद वो कहता है। अगला पॉइंट है मैलिनोवस्की, ठीक है, मैलिनोवस्की के अनुसार धर्म क्या कहता है? विक्षिप्त अवस्था में मनुष्य और पारलौकिक शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन? धर्म। ये किसने कहा? मैलिनोवस्की। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ सकता है। अगला पॉइंट है कि मार्क्स धर्म को मानव के लिए क्या बनाते हैं? अफीम बनाते हैं। यानी धर्म जनता के लिए अफीम है। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। क्या कहा? कि धर्म जनता के लिए अफीम है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है हिंदू धर्म ग्रंथों में तामस एवं राजस गुणों के स्थान पर सात्विक गुणों को धारण करने को धर्म ही बताया माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि हिंदू ग्रंथों में जो है तामस एवं राजस गुणों के स्थान पर किसको धारण करने पर बात बल दिया गया? तो सात्विक गुणों पर। अगला पॉइंट है प्रत्येक धर्म के लोग, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है? प्रत्येक धर्म के लोगों के व्यवहारों के नकारात्मक पक्ष को प्रभावित करने की दृष्टि से कुछ निषेध पाए जाते हैं धर्म में। ठीक, प्रत्येक धर्म में होता है कि नकारात्मक पक्ष जो होते हैं उसको प्रभावित करने की दृष्टि से कुछ निषेध का किए जाते हैं। अगला पॉइंट है सामान्यतः प्रत्येक धर्म से संबंधित संस्करण की क्या होती? व्यवस्था होती है। अगला पॉइंट है संस्करण मतलब क्या होता है? कौन ऊंचा होगा, कौन नीचा होगा, ये व्यवस्था हर एक धर्म में होती है, प्रत्येक धर्म में होती है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं में ही जातिवाद है। अधिकतर धर्मों में आप देखिएगा प्रत्येक धर्म में जातिवाद मतलब जातिवाद जैसे ही तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। कौन उच्च होगा, कौन निम्न होगा, ठीक है, ये हर एक जाति मतलब कि वो हर एक धर्म में पाया जाता है। लेकिन बदनाम कौन है? हिंदू धर्म ही ज़्यादा है कि जातिवाद बहुत ज़्यादा हुआ है ऐसा। और जातिवाद को बढ़ावा किसने दिया है? राजनीतिज्ञों ने बढ़ावा दिया है, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। ओके, अगला पॉइंट है टायलर ने आदिम मनुष्यों से लेकर के सभ्य मनुष्यों तक के धर्म को आत्मा का आधार माना, इसीलिए उनके सिद्धांत को आत्मवाद या जीववाद के नाम से पुकारा जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि आत्मावाद और जीववाद के जो है प्रवर्तक कौन है? तो एडवर्ड टायलर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आप देखिएगा, अगला पॉइंट आपके लिए आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आपसे ये प्रश्न बढ़िया जान लीजिएगा कि व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना समाज के व्यक्ति की भी नहीं की जा सकती, ये बात ध्यान रखेंगे।
अगला पॉइंट है कि व्यक्तिवादी, और अगर कल्पना भी होगी तो मनुष्य पशु की भांति होगा, मतलब कि मनुष्य जो होता है जन्म से पशु ही होता है, मतलब कि उसके अंदर बुद्धि उतना ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मनुष्य के संपर्क में आकर के मनुष्य के विचारों के समाज के संपर्क में आता है बच्चा, और धीरे धीरे समाजीकरण होता है उसका, और समाजीकरण होने के बाद में वह बच्चा क्या हो जाता है, एक अच्छा मनुष्य बन जाता है। अगला पॉइंट है कि व्यष्टिवादी व्यष्टिवादी संप्रदाय के समर्थक हाब्स, लाक और रूसो, ये सब जो है व्यष्टिवादी संप्रदाय के समर्थक हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है मतलब समाजी समझौते की मतलब समाज की उत्पत्ति का व्यष्टिवादी सिद्धांत जो है, व्यष्टिवादी संप्रदाय, उसके समाज समझौते का सिद्धांत यही 3 लोगों ने दिया था। अगला पॉइंट है व्यष्टिवादी विचारधारा का विकास 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। तो आपसे पूछेगा कब माना था, तो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच माना जाता है व्यष्टिवादी विचारधारा का विकास। अगला पॉइंट है कि समाज की तुलना में व्यक्ति का अधिक महत्व है। किसका अधिक महत्व भाई, समाज की तुलना में समाज में व्यक्तियों का अधिक महत्व है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछता है। अगला पॉइंट है कि हाब्स, लाक और रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कई बार लगातार पूछा आता है, ये प्रश्न रख लीजिएगा। सामाजिक समझौते का सिद्धांत मतलब समाज की उत्पत्ति से संबंधित है, राज्य की उत्पत्ति से, तो ये हाब्स, लाक और रूसो ने दिया था। अगला पॉइंट है मोरेनो नामक विद्वान ने सामाजिक अणु की अवधारणा दी थी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि सामाजिक अणु की अवधारणा किसने दी थी, प्रस्तुत की, तो मोरेनो महोदय ने की थी। अगला पॉइंट है संबंधों के जाल को संवेगात्मक संबंधों का अंतर्वैयक्तिक प्रतिमान कहा गया है। क्या कहा गया है, आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि संबंधों के जाल को संवेगात्मक संबंधों का क्या कहा गया है, तो अंतःवैयक्तिक प्रतिमान कहा गया है। अगला पॉइंट है सावयवी विचारधारा के अनुसार समाज जीव रचना या सावयव के समान होता है। किसने कहा ये बात हर्बर्ट स्पेंसर की है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था। तो सावयवी विचारधारा के अनुसार क्या होता है, जो समाज जीव रचना होती है, ये मतलब कि समाज जो होता है वो जीव रचना या सावयव की भांति होता है, सावयव के समान होता है समाज। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने व्यक्ति और समाज के संबंध को सामूहिक मन या मस्तिष्क का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि सामूहिक मन या मस्तिष्क का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम मैकडूगल है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है मनोविश्लेषणवाद, आपसे पूछेगा तो कौन है, सिगमंड फ्रायड है, बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा गया कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लेटो महोदय हैं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में सामूहिक मन के महत्व को स्वीकार किया। तो सामूहिक मन का सिद्धांत किसने दिया था, सामूहिक मन के और मस्तिष्क का सिद्धांत तो मैकडूगल ने दिया था, लेकिन प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सामूहिक मन के महत्व के बारे में बताया है। अगला पॉइंट देखिएगा 1920 ईस्वी में भेड़िए के मांस से 2 बालिकाएं मिली थी, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था कमला और अमला। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। और कमला और अमला जो भेड़िए के मांस से हमको 2 बच्चियां मिली थी हम लोगों को, उन बच्चियों की बात किए तो वो तो ना सही से बोल पाती थी, ना सही से चल पाती थी, मतलब पशुओं के जैसा व्यवहार करती थी। क्यों ऐसा करती थी वो लोग, क्योंकि उनका समाजीकरण नहीं हुआ था, वो समाज से दूर रही थी, समाज से कटी थी। ठीक, 1920 की बात है। अगला पॉइंट है 1938 ईस्वी में अमेरिका में अन्ना नामक एक लड़की को मनुष्य संपर्क से दूर बंद कमरे में रखा गया था, और उसका आचार व्यवचार आप देखेंगे, मतलब कि देखिएगा उस समय मतलब ये लगभग मृत्यु हो जाती है सभी लोगों की, मतलब कि जिंदा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो समायोजन करने की क्षमता नहीं बचती है। ठीक है, इन लोगों के अंदर जानवरों की तरह भोजन करते थे, मुंह से खाना खाना हुआ, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जानवरों के जैसे इन लोगों की थी। अगला पॉइंट है फ्रांस के अबेरान में विक्टर नामक एक लड़का मिला था, उसको जंगल से प्राप्त किया गया था, उसका भी यही हाल था, क्योंकि ये सब ऐसे बच्चे हैं जो कि समाज से कटे हुए थे, और इन पर जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि समाज से कटे थे, समाजीकरण इनका नहीं हुआ था। तो समाज का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक इसलिए है मनुष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि समाज में बच्चा पैदा होता है तो उसको नियम कायदा सीखना, बोलना चालना सब हो जान जाता है। यहाँ तक कि ये बच्चे जो मिले हैं हमको, मतलब कि हम लोगों को या फिर मतलब सोशियोलॉजिस्ट को, इनकी बात की तो ये बच्चे सही से बोल भी नहीं पाते थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा 1828 ईस्वी में न्यूरेमबर्ग नामक नगर में 17 वर्षीय का जो है कास्पर हाउजर नामक लड़का मिला था, उसका भी यही हाल था। इसके अलावा सन 1938 में 7 वर्षीय एक लड़की इसाबेला को समाज के संपर्क से दूर रखा गया था, वो भी मिली थी। तो ऑब्जेक्टिव में से प्रश्न पूछेगा कब कौन सी लड़की मिली थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है इसाबेला नामक लड़की गूंगी थी और बहरी दोनों थी। ओके, चूंकि ना तो सुन सकती थी ना ही देख सकती थी, जबकि न तो वो क्या थी, बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। अगला पॉइंट है लखनऊ में सन 1954 ईस्वी में
रामू नाम का एक लड़का मिला था और इसका भेड़ी की मांद में रहता था ये, और पता चला था बाद में आकर के मतलब कि ये जब मिलता है रेलवे स्टेशन पर, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर, तो लोगों ने इस पर रिसर्च मतलब कि इसे रिसर्च किया तो कुछ दिन तक जिंदा रहा, फिर मृत्यु भी हो गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, मनुष्य आत्म के विकास के कारण से एक पशु से सामाजिक प्राणी बनता है। जब उसका सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण क्या करता है, उसके आत्म का विकास करती है, इसके कारण से वो मनुष्य एक पशु से मनुष्य बनता है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयवी सिद्धांत के अंतर्गत समाज की तुलना किससे की, सावयव से की। सावयव माने क्या होता है, शरीर। तो समाज क्या एक शरीर की भांति होता है। ओके, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ही कहा था। सावयव सिद्धांत किसका है, हर्बर्ट स्पेंसर का है। ओके, समाज का सावयव सिद्धांत। अगला पॉइंट देखेंगे, ओसवाल्ड स्पेंगलर का विचार है कि समाज मनुष्य की भांति जन्म और मृत्यु के वृत्त से गुजरता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बन सकता है कि समाज मनुष्य की भांति ही जन्म और मृत्यु के वृत्त से गुजरता है। यह कथन किसका, तो ओसवाल्ड स्पेंगलर का है। वृत्त माने होता है गोलाई से, एक चक्र से। अगला पॉइंट है, मनुष्य स्वभाव से इस क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य स्वभाव से कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी, आर्थिक प्राणी, राजनीतिक प्राणी, धार्मिक प्राणी, तो क्या बोलोगे, सामाजिक प्राणी है। अगला पॉइंट है, आवश्यकता ही मनुष्य को क्या करती है, सामाजिक प्राणी बनाती है। बिल्कुल, ये सारे ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में आपसे पूछे गए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक स्तरीकरण को लेकर के। स्तरीकरण समाज के समूहों एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बांटने की एक प्रक्रिया होती है। कौन सा व्यक्ति किस पद पर है, इसी को बांटने की प्रक्रिया, इसी को निर्धारित करने की प्रक्रिया स्तरीकरण कहलाती है। समाज में कौन किस व्यक्ति का कौन सा स्तर समाज में है। अगला पॉइंट, जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समाज में समूह का निर्माण वर्ग कहलाता है। अगर जन्म के अतिरिक्त अगर बात की जाए और जिस भी प्रकार समूह समाज में कोई समूह का निर्माण होता है तो वो वर्ग कहलाता है उस प्रकार का। वर्ग और जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है, जबकि वर्ग जो होता है ये जाति पर मतलब कि जन्म पर आधारित नहीं होता है। ओके, अगला पॉइंट है, एक वर्ग के लोगों की सामाजिक परिस्थिति क्या होती, समान होती है। यानी प्रत्येक वर्ग की स्थिति तो मतलब अलग अलग होती है। कोई उच्च वर्ग है, कोई निम्न वर्ग है, लेकिन जो उच्च वर्ग है उसकी उन सभी उच्च वर्ग में शामिल लोगों की स्थिति समान होती है। निम्न वर्ग में लोगों की जो शामिल स्थिति होती है वो समान होती है। अगला पॉइंट है, वर्ग में जन्म का महत्व नहीं होता, जाति में होता है। अगला पॉइंट है, स्त्री मतलब स्तरीकरण विभेदीकरण का ही परिणाम है। क्या होता है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि स्तरीकरण किसका परिणाम है, तो विभेदीकरण का ही परिणाम है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने स्तरीकरण का प्रमुख आधार क्या माना है, आर्थिक माना है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न क्या पूछेगा कि कार्ल मार्क्स ने स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार किसे माना, तो आर्थिक विचारधाराओं को माना, आर्थिक तंत्र को माना है। अगला पॉइंट है, स्तरीकरण में उच्चता और निम्नता प्रकट की जाती है, जबकि विभेदीकरण में ऐसा नहीं ना करके उनमें केवल अंतर या विभेद किया जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है, आज भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता। आज भी यही कि व्यक्ति जो है अपनी जाति को नहीं बदल सकता। अगला पॉइंट है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूर ने किया था। प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने किया था। अगला पॉइंट आप सभी लोग देखेंगे, शारीरिक व बौद्धिक कुशलता के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, शारीरिक और बौद्धिक कुशलता के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस स्तर का है, और उसके कई आधार होते हैं। अगला पॉइंट है, परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वहन को हम परिस्थिति एवं भूमिका का संतुलन कहते हैं। बिल्कुल, ये ठीक ठाक बात है। अगला पॉइंट, बी स्ट्रीट ने जो है परिस्थिति की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज या समूह में एक बंद मतलब कि एक पद है। तो बी स्ट्रीट ने क्या कहा, प्रश्न बड़ा ही अच्छा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि सामान्यतः एक परिस्थिति जो होती है समाज अथवा समूह में क्या होती है, एक पद होती है। आपकी समाज में एक कौन सा पद है, कौन सी स्थिति, कौन सी परिस्थिति, क्या सिचुएशन है आपकी समाज में, वो होता है खास करके परिस्थिति। अगला प्रश्न है, अर्जित परिस्थिति जो होती है वो क्या होती है। जैसे कि मान लेते हैं आप जन्म लिए तो आपने अपने टैलेंट के बल पर जो परिस्थिति बनाई है, जो आपने अपने नाम कमाया है, वो होता है आपका अर्जित परिस्थिति। जबकि प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने पिताजी के जो है बल पर रहता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, पिताजी द्वारा वो प्रदत्त होती है, यानी उसको मिली हुई। तो अर्जित परिस्थिति के कई सारे आधार होते हैं, जैसे कि शारीरिक कुशलता में जो आगे होता है वो अर्जित परिस्थिति, बौद्धिक कुशलता में आगे
कलात्मक कुशलता, व्यवसाय, संपत्ति, राजनीतिक सत्ता, ये सब सारी कई सारी चीज़ें। अगला पॉइंट है मुख्य परिस्थिति की अवधारणा E.T. हिलर नामक समाजशास्त्री द्वारा दी गई थी। प्रश्न बड़ा अच्छा, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि मुख्य परिस्थिति की अवधारणा, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी थी? E.T. हिलर महोदय ने दी थी। अगला पॉइंट है परिस्थिति संबंध जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, इसका उल्लेख बीयरस्टीन ने किया था। प्रश्न पूछेगा कि परिस्थिति संबंध जोड़े के रूप में पाया जाता है, इसका उल्लेख किसने किया था? बीयरस्टीन ने किया था। अगला पॉइंट है प्रदत्त भूमिका, पति पत्नी, पिता पुत्र, स्त्री बालक, वृद्ध जाति की भूमिका, ये सब जो है प्रदत्त भूमिका की क्या है? आधार है। ठीक। अगला पॉइंट है अर्जित भूमिका, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, खिलाड़ी, अभिनेता, ये सब कब कैसे बनते हैं? ये सब अर्जित परिस्थिति होती है। ओके। शिक्षक कोई व्यक्ति बनेगा तो अपने दम पर बनेगा, डॉक्टर बनेगा अपने दम पर, इंजीनियर बनेगा अपने दम पर, नेता बनेगा अपने दम पर, खिलाड़ी बनेगा अपने दम पर, अभिनेता बनेगा तो अपने दम पर। हालांकि उस अभिनेता की अलग बात है जो है पिताजी के द्वारा आ गया हो। ठीक है। उस नेता की बात करूँ जो कि मतलब कि इसके खानदान में पहले से चीज़ें हों, उसके लिए नहीं। अगला पॉइंट है भूमिका पालन, यानी समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप यदि व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है तो उसे भूमिका पालन कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आप देखेंगे भूमिका संघर्ष, कई बार व्यक्ति को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी पड़ती है और यदि उसमें विरोधाभास पैदा हो गया या पैदा हो तो इसे भूमिका का संघर्ष कहते हैं। अगला पॉइंट, बस इतना सा थोड़ा समझ लीजिएगा। ओके। अगला पॉइंट है भूमिका प्रत्याशा। भूमिका प्रत्याशा के बारे में क्या होता है इसे? तो परिस्थिति धारण करने के बाद में फलस्वरूप समाज व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा की जाती करता है उसे भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। भूमिका संक्रमण किसे कहते हैं? तो एक भूमिका को त्याग करके दूसरी भूमिका ग्रहण करने के बीच की स्थिति को भूमिका संक्रमण कहा जाता है। अगला पॉइंट है सामान्यतः जाति इस प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य जन्मजात होते हैं और किसी भी जाति का एक नाम और एक पेशा होता है। प्रत्येक जाति का एक पेशा और एक जाति मतलब कि एक नाम होता है जाति का उसके। अगला प्रश्न है मजूमदार एवं मदान, जाति एक बंद वर्ग है। किसने कहा था? मजूमदार एवं मदान ने कहा था कि जाति एक क्या है? बंद वर्ग है। ओके। जिसमें बाहर से मतलब वर्ग में तो आप शामिल हो सकते लेकिन जाति में शामिल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है H.J.S. मैन ने जाति को एक जो है असंविदागत परिस्थिति समाज का उदाहरण माना है। बहुत प्रश्न एग्जाम में पूछा आता है। प्रश्न क्या बनेगा इससे लेकर के कि जो है किस विद्वान ने जाति को एक जो है असंविदागत परिस्थिति समाज का उदाहरण माना है? तो H.J. मैन ने। अगला पॉइंट आप देखिएगा, प्रश्न है कि सेनाट ने जाति के परिप्रेक्ष्य में वंश और पेशे की पवित्रता पर बल दिया। किसने दिया था? सेनाट महोदय ने। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जाति के परिप्रेक्ष्य में वंश और पेशे की पवित्रता पर बल किसने दिया था? तो सेनाट महोदय। अगला पॉइंट देखिएगा, मैक्स वेबर का मानना है कि जाति हिंदू धर्म के पारलौकिक सिद्धांतों पर आधारित है। क्या? मैक्स वेबर कहते हैं कि जो मतलब कि जाति हिंदू धर्म के जो पारलौकिक सिद्धांत है उस पर आधारित होता है जाति। ओके। अगला पॉइंट है ड्यूमा जाति व्यवस्था को अस्त्रीकरण की बंद व्यवस्था मानते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि जाति क्या है? एक बंद व्यवस्था है। ये किसने कहा था? तो ड्यूमा महोदय ने कहा था। अगला पॉइंट आप देखिएगा, मैक्स वेबर ने जाति को बंद समुदाय की संज्ञा दी। किसने दिया है? मैक्स वेबर ने क्या कहा कि जो है बंद समुदाय है क्या? जाति। अगला पॉइंट है कि महाभारत एवं गीता में भी वर्ण संकरता को ही जाति उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना गया है। किसको भाई? जो है वर्ण संकरता माने क्या होता है? जैसे कि अल्फाबेटिकल ABC इस प्रकार से। अगला पॉइंट, रॉबर्ट बीयरस्टीड ने वर्ग विभाजन के 7 आधारों का उल्लेख किया है। कौन कौन से 7 आधार? तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि रॉबर्ट बीयरस्टीड ने वर्ग विभाजन करते समय मतलब कि वर्ग विभाजन के कितने आधारों को बताया? तो पहला आधार होता है संपत्ति के हिसाब से वर्ग का निर्धारण होता है। धन और आय के यानी संपत्ति, धन और आय, इसके हिसाब से आपकी भूमिका का निर्धारण होता है, आपके वर्ग का निर्धारण होता है। परिवार और नातेदारी के हिसाब से, शिक्षा की स्थिति के हिसाब से, निवास स्थान की अवधि, इसके अलावा व्यवहारों की प्रकृति, शिक्षा, धर्म, इन सभी के द्वारा क्या होता है? वर्ग विभाजन के 7 आधारों को आपने उल्लेख किया होगा तो उसमें इन्हीं आधारों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके।
तो ये आधार ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, कृषक समाज में भी दो वर्ग पाए जाते हैं, पहला भूस्वामी और कृषक परिवार। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से इसको बता पाएंगे। अगला पॉइंट है, जाति एक बंद संरचना है जबकि वर्ग एक खुली संरचना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, जाति की स्थिति प्रदत्त होती है जबकि वर्गीय स्थिति अर्जित की गई होती है। अगला पॉइंट, जाति में अस्पृश्यता की धारणा होती है जबकि वर्ग में नहीं होती है। जाति के व्यवसाय अनुवांशिक होते हैं जबकि वर्ग में यह ऐच्छिक नहीं होता है कि आप जो है व्यवसाय अपना अनुवांशिक ही करें। अगला पॉइंट है, जाति व्यवस्था क्षेत्रीय अवधारणा है जबकि वर्ग व्यवस्था सार्वभौमिक है। ओके, और अब जाति व्यवस्था भी सार्वभौमिक है, कोई रोक टोक इतना ज़्यादा नहीं है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, ये जो है अगला पॉइंट नहीं, अब यहाँ पर लगभग इतना आपका समाप्त हो गया है। अब हम थोड़ा सा क्या चर्चा करेंगे, मतलब कि चर्चा आप लगभग समाप्ति हो चुकी है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यूनिट 1 चैप्टर 1 का यह वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। समाज संस्कार को बताया, उद्गम बताया, परिभाषा बताई, प्रकृति को समझाया, आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं। और राजनीति विज्ञान इन पॉलिटिकल साइंस का क्लास भी आप देख सकते हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का लाइव क्लास 2023 के लिए प्रारंभ हो चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट 1 चैप्टर 1 का है समाज, इसमें हमने भारतीय राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि और उत्पत्ति के बारे में चर्चा करी है। इसके अलावा जियोग्राफी का भी चैप्टर हो चुका है पेपर, मतलब कि चैप्टर 1 का आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और प्रकृति। अगला पॉइंट है प्राचीन इतिहास, इसका भी मैंने मतलब कि इनका भी प्राचीन इतिहास का भी डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। मॉडल पेपर, मतलब कि मॉडल पेपर अभी नहीं डाला है, बट जो है इसका जो है 2023 का जो है फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया है। इस प्रकार से आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर के ये बड़े ही महत्वपूर्ण ये जो है आपने देख लिया। इसके पीडीएफ होगा, तो मैं आपको ये जो हिंदी के, चलिए अभी इसको पढ़िए, फिर बाद में जब पेपर आपके आएंगे नज़दीक तो मैं पीडीएफ आपको इसको सेंड कर दूंगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। और सभी से निवेदन है कि अपने घर में जितने भी फ़ोन है सभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद, गुड नाइट।